सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। हमारा चैप्टर चल रहा है रासायनिक बल गतिकी और आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अभिक्रिया वेग का टक्कर या संघट्ट सिद्धांत, और इसे आर्हेनियस का टक्कर सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि आर्हेनियस वैज्ञानिक ने ये सिद्धांत दिया था। तो क्या है अभिक्रिया वेग का टक्कर सिद्धांत? तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेडिंग डालिए, अभिक्रिया वेग का टक्कर सिद्धांत, या टक्कर को संघट्ट कहते हैं, और आर्हेनियस का टक्कर सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कोई रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर होना आवश्यक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट होते हैं उनको उत्पाद में वो तभी कन्वर्ट होते हैं जब अभिकारक अणु आपस में टकराते हैं। तो कोई रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर होना आवश्यक है। अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली सभी टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया नहीं होती, यानी कि अभिक्रिया में उत्पाद नहीं बनते। जिन टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद बनते हैं या रासायनिक अभिक्रिया होती है उन्हें कहते हैं प्रभावी टक्करें। उन्हें क्या बोलते हैं? प्रभावी टक्करें। प्रभावी टक्करें। देखो, कोई रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर होना आवश्यक होता है, और अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली सभी टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद नहीं बनते, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। जिन टक्करों के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया होती है उन्हें कहते हैं प्रभावी टक्करें। और कुल टक्करों की तुलना में जो प्रभावी टक्करों की जो संख्या होती है वो बहुत कम होती है। प्रभावी टक्करों की जो संख्या होती है वो बहुत कम होती है। मान लीजिए हजारों अणु एक दूसरे से टकराते हैं तो सभी के टकराने से अभिक्रिया नहीं होती। जिन अणुओं की टक्कर से अभिक्रिया होती है उन्हें प्रभावी टक्कर कहते हैं। मान लो 10 टक्कर ऐसी होती है कि उनसे अभिकारक अणु प्रोडक्ट में बदलते हैं, तो वे टक्कर कहलाती है प्रभावी टक्करें। जिन टक्करों से रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कहलाती है प्रभावी टक्करें। देखो, प्रभावी टक्कर होने के लिए अभिकारक अणुओं में टकराने से पहले एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिस ऊर्जा को कहते हैं देहली ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसे? देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा अंग्रेजी में से बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखो, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर होने के लिए, नोट करिए इसको, अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर होने के लिए, प्रभावी टक्कर होने के लिए टकराने से पहले अभिकारक अणुओं में एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे देहली ऊर्जा कहते हैं।
रासायनिक अभिक्रिया प्रभावी टक्कर से होती है। प्रभावी टक्कर होने के लिए अभिकारक अणुओं में एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा चाहिए, और ये जो निश्चित न्यूनतम ऊर्जा होती है यही कहलाती है अभिक्रिया की दहली ऊर्जा। अणुओं में इतनी ऊर्जा उपस्थित होनी चाहिए, तभी अभिकारक अणुओं के टकराने पर रासायनिक अभिक्रिया होगी। और देखो, अभिकारक अणुओं में भी पहले से कुछ ऊर्जा उनके पास में खुद की होती है ना। तो अभिकारक अणुओं के लिए वह अतिरिक्त आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, ताकि उनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर हो जाए, वो ऊर्जा कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा। देखो, सक्रियण ऊर्जा, इसको भी हेडिंग डाल करके नोट करिए इसको, सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। देखो, सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं? अभिकारक अणुओं के लिए, अभिकारक अणुओं के लिए, अभिकारक अणुओं के लिए वह अतिरिक्त अभिकारक अणुओं के लिए वह अतिरिक्त आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, ताकि उनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर हो जाए, उनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर हो जाए, दहली ऊर्जा के बराबर हो जाए, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। सक्रियण ऊर्जा को EA के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। और प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया की एक निश्चित व स्थिर, प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया की एक निश्चित व स्थिर सक्रियण ऊर्जा होती है। देखो, सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? देखो, दहली ऊर्जा बराबर होगी, दहली ऊर्जा बराबर होती है अणुओं के पास उपलब्ध ऊर्जा, अणुओं के पास उपलब्ध ऊर्जा प्लस सक्रियण ऊर्जा, प्लस सक्रियण ऊर्जा। देखो, कोई रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए अणुओं में एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे कहते हैं दहली ऊर्जा। प्रभावी टक्कर तभी होती है जब अणु की ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर हो जाती है। और क्योंकि अणुओं के पास खुद की भी ऊर्जा होती है, तो उनकी खुद की ऊर्जा के अलावा अणु के लिए अतिरिक्त आवश्यक ऊर्जा, ताकि उसकी ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर हो जाए, वो ऊर्जा कहलाती है सक्रियण ऊर्जा। और किसी रासायनिक अभिक्रिया की एक निश्चित व स्थिर सक्रियण ऊर्जा होती है, और यह सांद्रता व ताप पर निर्भर नहीं करती। और जो धन उत्प्रेरक होते हैं वो इस एक्टिवेशन एनर्जी का मान, अभी समझ में आ जाएगी आगे बातें, जो धन उत्प्रेरक होते हैं वो सक्रियण ऊर्जा का मान घटा देते हैं, जिससे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक घट जाता है, वेग स्थिरांक बढ़ जाता है, और वेग स्थिरांक बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। देखो, ये दहली ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा को हम इस ग्राफ के द्वारा समझते हैं, इस ग्राफ के द्वारा हम इसको समझते हैं। देखो, अगर हम एनर्जी
मतलब ऊर्जा, और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में ग्राफ खींचे। मतलब हम ऊर्जा और अभिक्रिया निर्देशांक, है ना, अभिक्रिया निर्देशांक, रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में ग्राफ खींचे। तो ग्राफ खींचने पर देखो ग्राफ इस तरीके से आता है, ये ग्राफ जो है वो इस तरीके से ग्राफ आता है। और देखो ये यहां से लेकर के ये कहलाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल, थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल, थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी कि दहली ऊर्जा स्तर, थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल, दहली ऊर्जा स्तर। और देखो यहां से लेकर के यहां तक ये ऊर्जा कहलाती है दहली ऊर्जा, है ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये ऊर्जा क्या कहलाती है? दहली ऊर्जा। दहली क्या होती है? चौखट, है ना, चौखट मतलब अणुओं में यहां तक ऊर्जा होगी तब वो अभिक्रिया कर पाएंगे। तब अगर अणुओं के पास में इतनी ऊर्जा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतनी ऊर्जा है, तो ही उनकी टक्कर से जो है प्रोडक्ट बनेगा, नहीं तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। तो देखो दहली ऊर्जा किसे कहते हैं? दहली ऊर्जा कहते हैं अणुओं के मध्य, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर होने के लिए टकराने से पहले अभिकारक अणुओं में भाई कम से कम इतनी ऊर्जा होनी चाहिए। ये ऊर्जा कहलाती है दहली ऊर्जा। अगर अणुओं की ऊर्जा दहली ऊर्जा के, अभिक्रिया की जो दहली ऊर्जा है उससे कम है तो अभिक्रिया नहीं होगी, उसके बराबर है या उससे अधिक है तो ही रासायनिक अभिक्रिया होगी, नहीं तो अभिक्रिया नहीं होगी। अच्छा, ये तो कहलाती है दहली ऊर्जा। अब देखो ये यहाँ से लेकर के ये है ना, ये क्योंकि जो अभिकारक अणु होते हैं उनके पास में भी खुद की ऊर्जा होती है ना, उनके पास में भी खुद की ऊर्जा होती है। ये यानी कि यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक ये ऊर्जा कहीं की है, रिएक्टेंट की ऊर्जा है, तो उनकी खुद की भी ऊर्जा होती है। तो अभिकारक अणुओं के लिए अब इतनी ऊर्जा तो देखो उनकी खुद की होगी, अब रिएक्शन होने के लिए चाहिए हमें इतनी ऊर्जा, है ना। तो यानी कि यहाँ से लेकर के ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक अभिकारक अणुओं के लिए आवश्यक वह अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा, अभिकारक अणुओं के लिए जो आवश्यक अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा होती है ताकि उनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर हो जाए, तो ये ऊर्जा कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। ये ऊर्जा क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। और किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना, उसका मान निश्चित व स्थिर होता है। देखो भाई अभिकारक अणुओं में उनके पास में खुद की इतनी ऊर्जा है, तो अभिक्रिया होने के लिए चाहिए दहली ऊर्जा, कितनी ऊर्जा, तो आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा कितनी चाहिए उन्हें? ये जो आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा होती है ये कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। देखो यदि अणुओं की ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी से कम है तो अभिक्रिया नहीं होगी। अभिक्रिया की जो एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अगर अणुओं के पास में इतनी ऊर्जा नहीं है तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। और जिन अणुओं की ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होती है, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होती है या उससे अधिक होती है, तो ऐसे अणु आपस में मिलकर के बनाते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, है ना। इसको बोलते हैं सक्रियित संकर, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स।
और या इससे बोलेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और इसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट, से बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। यानी कि देखो, जिन अणुओं की ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी के ये बोल रहा था मैंने देहरी ऊर्जा, जिन अणुओं की ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या अधिक हो जाती है, वो आपस में मिलकर के एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, सक्रियित संकर बना लेते हैं, या ऐसे कहते हैं संक्रमण अवस्था ग्रहण कर लेते हैं। इस अवस्था में जो अभिकारक अणु होते हैं उनके बीच में बंध टूटने लगते हैं, और अभिक्रिया अभिकारकों के बीच में जो बंध होते हैं वो टूटने लगते हैं और नए बंध बनने लगते हैं, यानी कि अभिकारकों से उत्पाद बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये बात होगी एक्टिवेशन एनर्जी की। देखो, किसी अभिक्रिया की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना, वो निश्चित होती है। उसका जो मान होता है वो टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता, और न ही जो अभिकारकों की जो सांद्रता है वो उस पर निर्भर नहीं करता। और जो धन उत्प्रेरक होते हैं, धन उत्प्रेरक वे होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। जो धन उत्प्रेरक होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, वो इसके मान को घटा देते हैं, जिससे अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है उसका मान बढ़ जाता है और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। जिन अणुओं की ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर या अधिक होती है, जिन अणुओं की ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा से अधिक होती है या बराबर होती है, उन्हें कहते हैं सक्रियित अणु। ऐसे अणुओं को क्या बोलते हैं? सक्रियित अणु। और जो सक्रियित अणु होते हैं उनकी टक्करें ही प्रभावी होती है। सक्रियित अणुओं की टक्करें क्या होती है? प्रभावी होती है। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए अणु का सक्रियित होना जरूरी है। सक्रियित अणु क्या होता है? जिसमें जिनकी जो ऊर्जा होती है वो उनकी ऊर्जा अभिक्रिया के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसके बराबर या अणु में उससे अधिक ऊर्जा उपस्थित होती है। तो जो सक्रियित अणु होते हैं उनकी टक्करें ही प्रभावी होती है। और कुल अणुओं की संख्या की तुलना में, कुल अणुओं की संख्या की तुलना में जो सक्रियित अणु होते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है। और सक्रियित अणुओं के अंश को, सक्रियित अणुओं के अंश को हम इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। सक्रियित अणुओं का अंश जो होता है वो x मान लीजिए बराबर होता है e⁻⁸ सक्रियित अणुओं के अंश को इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं, जहाँ पे Ea एक्टिवेशन एनर्जी, Ea क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, पहले भी जिक्र आया है। R गैस स्थिरांक, T परमताप, E क्या है? एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अच्छा, आगे देखो देखो, टक्कर होने के लिए, टक्कर भाई अभिक्रिया होने के लिए तो टक्कर होना आवश्यक है, और टक्कर होने पर अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक अणुओं का सक्रियित होने के साथ साथ, अभिकारक अणुओं का सक्रियित
होने के साथ साथ उनका एक दूसरे के सापेक्ष जो दिक् विन्यास होता है, दिक् विन्यास या इसे बोलते हैं अभिविन्यास, दिक् विन्यास या अभिविन्यास, ओरिएंटेशन, अभिकारक अणुओं का जो ओरिएंटेशन होता है वो एक दूसरे के सापेक्ष वो भी अनुकूल होना चाहिए। मतलब अभिक्रिया होने के लिए अणु का सक्रियत होना आवश्यक है, इसके साथ साथ ये भी आवश्यक है कि जो अणु टकरा रहे हैं उनका एक दूसरे के सापेक्ष जो अभिविन्यास है वो भी अनुकूल होना चाहिए। जैसे ये देखिए, जैसे ये मान लीजिए ए है, ये बी के साथ में रिएक्शन करता है, तो देखो यहाँ ये ए के सामने बी है लेकिन ये इस ए के सामने बी नहीं है, तो ये अनुपयुक्त अभिविन्यास है, ओरिएंटेशन है ना, अनुपयुक्त अभिविन्यास, जैसे दिक् विन्यास कहते हैं। तो नो रिएक्शन। देखो सक्रियत होने के साथ साथ ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सक्रियत होने के साथ साथ अणुओं का जो अभिकारक अणु होते हैं उनका एक दूसरे के सापेक्ष जो अभिविन्यास होता है वो भी अनुकूल होना चाहिए। अगर अनुकूल नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। अच्छा, अनुकूल विन्यास क्या होगा? देखो जैसे ये ए है ना, ये बी है ना, ए बी के साथ में, ये इसके साथ में, तो ये है अनुकूल अभिविन्यास, तो ये बनता है 2AB। तो अभिविन्यास बराबर होना अनुकूल अभिविन्यास होना, सक्रियत होने के साथ साथ अणुओं का अभिविन्यास भी अनुकूल होना चाहिए, है ना। देखो और उदाहरण भी ले सकते हैं इसके। देखो जैसे ये होता है मैथिल ब्रोमाइड है, ये मैथिल ब्रोमाइड। देखो जब मैथिल ब्रोमाइड की NaOH के साथ में रिएक्शन करते हैं ना, NaOH के जलीय विलयन के साथ में, देखो ये जो OH है Br को प्रतिस्थापित कर देता है, इस पर नेगेटिव आंशिक रूप से, इस पर पॉजिटिव आंशिक रूप से चार्ज होता है। तो जब ये OH समूह Br के सामने से अटैक करता है, देखो रिएक्शन होती है तो Br हटता है, यहाँ से OH उसकी जगह आ जाता है। लेकिन अगर ये OH इस Br2 समूह पर सामने से अटैक करता है, सामने से इस पर आक्रमण करता है, तो ये रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि ये भी ऋणायन है और इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और ये Br जो है वो OH के द्वारा प्रतिस्थापित नहीं होता। तो ये कहलाता है प्रतिकूल अभिविन्यास, है ना, नो रिएक्शन। और देखो जब ये OH समूह Br समूह के पीछे से आक्रमण करता है, इसके पीछे से अटैक करता है, तो ये Br समूह आसानी से प्रतिस्थापित हो जाता है। तो ये है अनुकूल अभिविन्यास, है ना। Br2 जो Br समूह है ये प्रतिस्थापित हो जाएगा, और जब ये Br प्रतिस्थापित होता है तो जो अणु का जो विन्यास है वो उलट जाता है ना। हेलो एल्केन हेलो एरीन में मैंने आपको बताया था ये रिएक्शन कहलाती है SN2 रिएक्शन। तो विन्यास जो है वो, क्योंकि विपरीत दिशा से OH इस पर अटैक करता है तो विन्यास उलट जाता है, तो ये SN2 रिएक्शन कहलाती है और ये है अनुकूल
OH समूह कहाँ से अटैक करेगा इस पे, इधर पीछे से, यहाँ से इधर से अटैक करता है तो Br हट जाता है ना, और ये मेथिल अल्कोहल बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि अभिक्रिया होने के लिए अणु का सक्रियत होने के साथ साथ, जो अभिकारक अणु हैं उनके सक्रियत होने के साथ साथ जो उनका अभिविन्यास होता है वो भी एक दूसरे के अनुकूल होना चाहिए। आगे देखिए, इसमें देखो अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की जो दर होती है वो प्रभावी टक्करों की संख्या, अभिक्रिया की दर प्रभावी टक्करों की संख्या, प्रभावी टक्करों की संख्या प्रति लीटर प्रति सेकंड है। प्रभावी टक्करों की संख्या प्रति लीटर प्रति सेकंड पर निर्भर करती है। देखो अभिक्रिया की दर यानी कि अभिक्रिया का वेग, यानी कि देखो अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया का वेग कहो या अभिक्रिया की दर कहो। अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होता है, प्रभावी टक्करों की संख्या, प्रभावी टक्करों की संख्या प्रति लीटर प्रति सेकंड, प्रभावी टक्करों की संख्या प्रति लीटर प्रति सेकंड। यही क्योंकि जो प्रभावी टक्कर से ही अभिकारक अणु प्रोडक्ट में बदलते हैं, तो प्रभावी टक्करों की संख्या प्रति लीटर प्रति सेकंड, और ये बराबर होता है टक्करों की कुल संख्या, टक्करों की कुल संख्या प्रति लीटर प्रति सेकंड। मतलब अभिकारक अणुओं की टक्करों की कुल संख्या एक लीटर में जितने अभिकारक अणु हैं प्रति सेकंड टक्करों की कुल संख्या, और इसको हम संघट आवृत्ति भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, संघट आवृत्ति, और इसको जेड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। संघट आवृत्ति को जेड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं इनटू सक्रियत अणुओं का अंश, इनटू सक्रियत अणुओं का अंश। सक्रियत अणुओं का अंश यानी कि x बराबर क्या होता है, x बराबर e की पावर माइनस PA/RT है ना, इनटू अनुकूल दिक् विन्यास की प्रायिकता, इनटू अनुकूल दिक् विन्यास या अभिविन्यास, दिक् विन्यास की अनुकूल दिक् विन्यास की प्रायिकता, इसे P के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी कि अभिक्रिया का जो वेग होगा ना, यानी कि जो अभिक्रिया का जो वेग होगा, अभिक्रिया का वेग बराबर कहीं क्या होगा, P, अभिक्रिया के वेग को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं P Z e की पावर माइनस EA/RT। इस सूत्र के द्वारा अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करते हैं। अच्छा देखो, अगर अभिकारक अणु, देखो ये जेड क्या है, ये जेड जो है
टक्करों की कुल संख्या है। अभिकारक अणु आपस में टकराते हैं प्रति लीटर आयतन में और 1 सेकंड में, इसको संघट आवर्ती भी कहते हैं। अभिकारक अणु एक दूसरे से टकरा रहे हैं 1 लीटर में 1 सेकंड में, वो संख्या इंटू सक्रिय अणुओं का अंश। सक्रिय अणु वो होते हैं जिनकी ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होती है, और इंटू अनुकूल दिक् विन्यास की प्रायिकता, मतलब जो अभिकारक अणु है ना उनका एक दूसरे के सापेक्ष जो अभिविन्यास होता है ना, अनुकूल अभिविन्यास, उसकी प्रायिकता। तो अभिक्रिया की वेग को इस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखो अगर मान लो अभिकारक अणु मान लीजिए ए है और बी है और इनसे ए बी बनना है। अभिकारक अणु क्या है, ए बी है। तो देखो वेग को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, वेग बराबर पी जेड ए बी जो है ना भाई, ये टक्करों की कुल संख्या प्रति लीटर पर सेकंड। कौन से किन के बीच में टक्कर हो रही है, ए और बी के बीच में, है ना। और e की पावर माइनस EA/RT, e की पावर माइनस EA/RT। तो इस सूत्र के द्वारा अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया आर्हेनियस का टक्कर सिद्धांत। देखो इस सिद्धांत में मैंने आपको बताया कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए उनके बीच में जो टक्कर होना आवश्यक होता है। लेकिन देखो अभिकारक अणुओं के बीच में बहुत बड़ी संख्या में टक्कर होती रहती है। सभी टक्करों के फलस्वरूप प्रोडक्ट नहीं बनते, यानी कि अभिक्रिया नहीं होती। जिन टक्करों के फलस्वरूप प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें कहते हैं प्रभावी टक्करें, और इनकी संख्या कुल टक्करों की संख्या की तुलना में बहुत कम होती है। और प्रभावी टक्कर होने के लिए अभिकारक अणुओं में एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे बोलते हैं देहली ऊर्जा। और क्योंकि जो अभिकारक अणु होते हैं उनके पास में भी पहले से कुछ ऊर्जा उपलब्ध होती है, तो अभिकारक अणुओं के लिए वह आवश्यक अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा, ताकि उनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर हो जाए, वो ऊर्जा कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। और किसी अभिक्रिया की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसका मान निश्चित और स्थिर होता है, ताप पर ये डिपेंड नहीं करता। जिन अणुओं की ऊर्जा अभिक्रिया के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है उनके बराबर या अधिक है, वो ही अणु आपस में टकराने पर पहले वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। देखो उत्पादों की ऊर्जा ये है, यहाँ पे ये जो ऊर्जा है ये उत्पाद है ना, EP, ये उत्पाद की ऊर्जा है। देखो यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक ये उत्पाद की ऊर्जा है, और देखो ये रिएक्टेंट की ऊर्जा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, उत्पाद की ऊर्जा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो ये ऊर्जा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि अभिकारक की ऊर्जा अधिक है, आंतरिक ऊर्जा अधिक है, प्रोडक्ट की आंतरिक ऊर्जा कम है, तो इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। इस अभिक्रिया में डेल्टा H जो है ना, अभिक्रिया की जो एंथैल्पी है उसमें कमी होती है। देखो अगर ये मान लो ये ग्राफ, ये तो प्रोडक्ट से यहाँ पे ये रिएक्टेंट की एनर्जी लेवल है, ये प्रोडक्ट का। अगर मान लो ये यहाँ ये इस तरीके से ये ऊपर हो, ये रिएक्टेंट से इनका एनर्जी लेवल ऊपर हो इस तरीके से, तो फिर इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, क्योंकि जो उत्पादों की जो ऊष्मा होगी ना वो अभिकारकों से अधिक हो जाएगी, तो फिर उसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। यहाँ पर जो ऊष्मा है अभिकारकों की, जो ऊर्जा है वो प्रोडक्ट से अधिक है, तो इस वजह से इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, यानी कि ये एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। अच्छा एक्टिवेशन एनर्जी मैंने आपको बताया
वो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं को टकराने पर अभिक्रिया होने के लिए उनमें उपस्थित होना जरूरी होता है, वही कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। और जिन अणुओं की ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या अधिक होती है वो उनकी टक्करें ही प्रभावी होती है, और ऐसे अणुओं को कहते हैं सक्रियत अणु। सक्रियत अणुओं की टक्करें प्रभावी होती है, ऐसे अणुओं की संख्या जो होती है वो कम होती है। और सक्रियत अणुओं के अंश को हमने बताया आपको x बराबर सक्रियत अणुओं का अंश e⁻ से हम इसको निकाल सकते हैं। अच्छा देखो, अणुओं अभिक्रिया होने के लिए अणुओं का सक्रियत होना जरूरी होता है, लेकिन इसके साथ साथ में एक शर्त और है अभिक्रिया होने के लिए कि अणु टक्कर होने पर अभिक्रिया होने के लिए अणुओं का सक्रियत होना तो जरूरी है ही है। इसके साथ साथ जो अभिकारक अणु होते हैं उनका एक दूसरे के अनुकूल, एक दूसरे के सापेक्ष जो है अनुकूल दिक् विन्यास होना भी जरूरी होता है। और अगर उनका जो ओरिएंटेशन है अभिकारक अणुओं का एक दूसरे के सापेक्ष वो अनुकूल है तो अभिक्रिया होती है, अनुकूल नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। और किसी अभिक्रिया के वेग को प्रभावी टक्करों की संख्या प्रति लीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करते हैं, है ना। और ये बराबर होता है टक्करों की कुल संख्या 1 लीटर आयतन में 1 सेकंड में, है ना। इसको संघट आवर्ती Z कहते हैं, इंटू सक्रियत अणुओं का अंश इंटू अनुकूल दिक् विन्यास की प्रायिकता। तो इस सूत्र से अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करते हैं। अच्छा देखो, इसमें मैंने आपको एक चीज़ पहले बताई थी कि जो धन उत्प्रेरक होते हैं, है ना, उत्प्रेरक ऋण उत्प्रेरक भी होते हैं, यहाँ पर हम बात धन उत्प्रेरक की कर रहे हैं। जो धन उत्प्रेरक होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो धन उत्प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया की जो एक्टिवेशन एनर्जी है, अभिक्रिया की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको घटा देते हैं। देखो उत्प्रेरक, मान लीजिए उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक नहीं है तो इसकी जो दहली ऊर्जा है वो इतनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। अब उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये इसकी जो दहली ऊर्जा भी घटती है और एक्टिवेशन एनर्जी भी घटती है ना। मान लो ये यहाँ से ये इस तरीके से ये, है ना, तो एक्टिवेशन एनर्जी में, अब एक्टिवेशन एनर्जी में कितनी कमी होगी, देखो एक्टिवेशन एनर्जी में यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कमी होगी। मतलब पहले ऊर्जा चाहिए थी एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊर्जा चाहिए थी, अब ऊर्जा चाहिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस वजह से उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसका वेग जो है वो, जो धन उत्प्रेरक होते हैं, धन उत्प्रेरकों की उपस्थिति में रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसका वेग बढ़ जाता है, क्योंकि धन उत्प्रेरक जो होते हैं वो वेग स्थिरांक के मान को बढ़ा देते हैं जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। देखो जो उत्प्रेरक होते हैं ना, उत्प्रेरक जो है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो एक नया पथ ग्रहण कर लेती है, एक नया रास्ता ग्रहण कर लेती है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में तो अभिक्रिया देखो, मान लो ये यहाँ से होकर के जाती थी, अब जब इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक उपस्थित होता है तो उत्प्रेरक अभिकारकों के अणुओं को बोलता है कि भाई तुम्हें उस रास्ते से होकर के नहीं जाना, मैं तुम्हें दूसरा रास्ता बताता हूँ, वहाँ से होकर के जाना है, वहाँ से होकर के जाओगे तो कम एनर्जी लगेगी, है ना। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया एक नया पथ ग्रहण कर लेती है जिसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जो धन उत्प्रेरक होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी के मान को घटा देते हैं, इसलिए अभिक्रिया का वेग जो है वो बढ़ जाता है। वेग स्थिरांक का मान
घटता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। वेग एक्टिवेशन एनर्जी का मान घटता है, वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। अच्छा, उत्प्रेरकों के बारे में क्या जानते हैं? उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना रासायनिक रूप से परिवर्तित हुए भाग लेते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया के अंत में इनकी मात्रा और रासायनिक संगठन जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है, और उत्प्रेरक की बहुत छोटी सी मात्रा ही किसी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती है। देखो, इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने क्या बताई, जो उत्प्रेरक की जो मात्रा होती है ना, और रासायनिक संगठन होता है उत्प्रेरक का, वो रासायनिक अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन अभिक्रिया के अंत में उसकी जो मात्रा और रासायनिक संगठन होता है वो रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है। और जो उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया की जो ऊष्मा होती है डेल्टा एच, अभिक्रिया की जो एंथैल्पी होती है ना, उसको परिवर्तित नहीं करता। देखो यहाँ पे पहले भी यही था, इतना ही था डेल्टा एच का मान, अब भी इतना ही है। तो अभिक्रिया की जो एंथैल्पी होती है उसके मान को उत्प्रेरक परिवर्तित नहीं करता। और जो उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो गिब्स ऊर्जा होती है डेल्टा जी, उसका मान भी अपरिवर्तित रहता है। इसका डेल्टा गिब्स ऊर्जा का मान भी अपरिवर्तित रहता है, और जो अभिक्रिया की जो एंथैल्पी होती है इसका मान भी अपरिवर्तित रहता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया की, देखो एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, उत्प्रेरक जो होता है वो अभिक्रिया की साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता। साम्यावस्था को प्रभावित इसलिए नहीं करता क्योंकि जो उत्प्रेरक होता है उसकी उपस्थिति में जो अग्र अभिक्रिया होती है और जो विपरीत अभिक्रिया होती है, उनका जो वेग होता है वो समान रूप से बढ़ता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखो आज मैंने आपको अभिक्रिया वेग का टक्कर सिद्धांत, आर्हेनियस का टक्कर सिद्धांत मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ कि ये आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।